तो अब अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11 का, और इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं, इससे पहले अपन बात करते हैं कि पिछले चैप्टर में अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में समझा था, देखा था क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है और बताया है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाऊँ या फिर पुराने वक्त क्या होता था उसके बारे में समझूं, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो था, एरिस्टोटल ने सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया था। उन्होंने सबसे पहली बार ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चालू किया था। तो चलो अपन देखते हैं एरिस्टोटल के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल जो था, उन्होंने क्या किया था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे, एक्सटर्नल फीचर्स को अपन मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है तो उसे अपन बोल सकते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो अपन लिख सकते हैं एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ, लिख सकते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ external characters और फीचर्स। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था और वो जो 2 कैटेगरीज थी, एक था प्लांट और एक था एनिमल। सारे ऑर्गेनिजम्स को, वो चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी हो, सभी को उन्होंने 2 ही कैटेगरी में डाल दिया। अगर प्लांट है तो प्लांट में, प्लांट जैसे दिख रहा है तो प्लांट में, एनिमल जैसे दिख रहा है तो एनिमल में। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्लांट बनाया था और एक बनाया था एनिमल्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर एक्सटर्नल या फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। प्लांट्स में भी जो प्लांट्स बड़े दिख रहे हैं उनको ट्रीज बोल दिया, फिर जो ट्रीज से छोटे दिख रहे हैं उनको श्रब्स बोल दिया, और फिर जो सबसे छोटे दिख रहे हैं उनको हर्ब्स बोल दिया। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन किया था उन लोगों ने। क्या किया था कि एरिस्टोटल जो थे, उन्होंने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरीज में, या तो प्लांट या फिर एनिमल्स। अगर प्लांट किया तो उसमें भी 3 सब कैटेगरीज थी कि अगर सबसे बड़े दिख रहे हैं तो उसे ट्रीज बोलेंगे, उनसे छोटे तो श्रब्स बोलेंगे और सबसे छोटे तो हर्ब्स बोलेंगे। अब एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन किया था, पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो ये था कि क्या उनका जो ब्लड है वो रेड है या फिर ब्लड रेड नहीं है। तो रेड ब्लड या फिर विदाउट रेड ब्लड। तो इस 2 तरीके का क्लासिफिकेशन देखा गया था। और क्योंकि यहाँ पे एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे किया था, तो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे भी या फिर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे समझा जाता है। प्लांट्स है तो या तो ट्रीज होंगे, श्रब्स होंगे या फिर हर्ब्स होंगे। एनिमल्स है तो 2 टाइप के एनिमल, या तो लाल खून वाले एनिमल या फिर ऐसे एनिमल जिनका लाल खून नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड थे, एक प्लांट और एक एनिमल, इसलिए इस टाइप के क्लासिफिकेशन को टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इस टाइप के क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो ये सबसे पहला अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का जो एरिस्टोटल ने किया था। इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे, वो जो सेकंड साइंटिस्ट थे उनका नाम था लीनियस, कैरोलस लीनियस। ये नाम अपन ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है। अपन ने देखा था वो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने भी कुछ बात बताई थी क्लासिफिकेशन पे, और वो क्या बात थी, तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। बट यहाँ पे इन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, ये ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इन्हें क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स।
तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो बताया था वो बताया था एरिस्टोटल ने। यहाँ पे सिर्फ बात रखी थी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की, कि बाहर से कौन कैसा दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, उस बेसिस पे दो कैटेगरीज बना दी। प्लांट है तो प्लांट जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, इवन एल्गे हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनको भी प्लांट में ही डाल दिया। क्यों? क्योंकि प्लांट जैसे दिख रहे हैं, तो प्लांट जैसे जो भी दिख रहे हैं उनको प्लांट में डाल दिया और उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स। जो सबसे बड़ा ट्रीज, उससे छोटा हर्ब्स, उससे छोटा है तो शर्ब्स, और फिर सबसे छोटा है तो हर्ब्स। फिर इसके बाद एनिमल्स में भी दो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया इसको। क्या कर दिया, एक बोल दिया रेड ब्लड वाला और एक दूसरे एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन था लीनियस का, और लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स या फिर इंटरनल फीचर्स। और ये भी जो क्लासिफिकेशन था, दिस वाज आल्सो अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो, तो अपन ने यहाँ पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन देख लिया और दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, एक दिया था एरिस्टोटल ने और एक दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो अगला क्लासिफिकेशन जिस साइंटिस्ट ने दिया था, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वो जो था उन साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट हैकल। तो अपन देखते हैं अर्नेस्ट हैकल ने क्या बताया था। तो थर्ड टाइप के क्लासिफिकेशन इसके बाद जो अपन देख रहे हैं वो बताया था अर्नेस्ट हैकल द्वारा। अर्नेस्ट हैकल जो थे, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया था। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया था। अब बात आती है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब क्या। तो यहाँ पे तीन किंगडम्स प्रेजेंट होंगे। क्या किंगडम है? प्लांट एनिमल तो पहले से थे, यहाँ पे एक नया किंगडम ऐड हो गया है और इस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम। इस प्रोटिस्टा किंगडम में अब ये जो नया किंगडम बना था, इस किंगडम में सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर दिया। और इसके अलावा कौन से किंगडम थे? एक प्लांटे था, प्लांटे यूज किया जाता है प्लांट किंगडम के लिए, प्लांटे शब्द यूज किया जाता है प्लांट किंगडम के लिए। और एक जो किंगडम था वो था एनिमलिया। तो ये है टोटल तीन किंगडम, और जो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। इसलिए अर्नेस्ट हैकल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इस टाइप के क्लासिफिकेशन को थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और ये तीन किंगडम कौन से? प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमलिया। प्लांटे में सारे प्लांट्स, मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल में सारे एनिमल जो दूसरे पे डिपेंडेंट है या फिर हेटेरोट्रोफ्स है। और प्रोटिस्टा में सारे एनिमल्स थे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन की, तो अगला जो क्लासिफिकेशन था वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था। चलो समझते हैं अपन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है कोपलैंड। और ये चार किंगडम क्या है? तो पहला किंगडम इनने जो बताया था वो था मोनेरा। अब बात आती है कि मोनेरा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। तो चलो समझते हैं अपन, इधर ध्यान दो सभी लोग। तो मोनेरा किंगडम जो होता है, मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स थे, यहाँ पे देखो प्रोटिस्टा जो बनाया था इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, बट क्लियर नहीं था कि वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब है उनके अंदर या फिर यूकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन था कोपलैंड द्वारा, जिसमें चार किंगडम थे, इसमें जो मोनेरा किंगडम थे इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो अपन इसमें लिख सकते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे इसके अंदर। और फिर बाकी के किंगडम्स के बारे में बात करो तो इसके बाद प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा में क्या था? तो इसमें अपन डाल सकते हैं यूनिसेलुलर, और यहाँ पे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फिर अगला जो था वो एक था प्लांट किंगडम और एक था एनिमल किंगडम। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस थी वो चेंज होती गई। क्यों चेंज होती गई? जैसे जैसे अपन लोग पढ़ते गए आगे तो अपने को नया नया सब कुछ समझते गया। हुआ क्या, ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे नए नए मिले। अब हुआ क्या, सबसे पहले था दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने दिया था। उसके बाद फिर से दो ही किंगडम था जो लीनियस ने दिया था, बट वहाँ पे इंटरनल फीचर को भी कंसिडर किया था। फिर इसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रोटिस्टा किंगडम, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐड हुए। फिर अगला जो क्लासिफिकेशन था वो कोपलैंड का था, जिसमें चार किंगडम क्लासिफिकेशन था। इसमें एक और किंगडम ऐड हुआ जिसमें मोनेरा था। मोनेरा और प्रोटिस्टा में अब क्या डिफरेंस था? तो मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो अब अगर अपन बात करें तो अपन ने चार किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है।
एक किंगडम है प्लांटे किंगडम जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स है, वो खाना अपना खुद बना सकते हैं। अगला किंगडम है एनिमल किंगडम जिसमें एनिमिलिया बोलते हैं जिसमें हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंडेंट है प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड पर्पस के लिए। फिर अगला किंगडम है जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, और इस किंगडम को बोला गया प्रोटिस्टा। अगला किंगडम है मोनेरा जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स छूट रहे हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म छूट रहे हैं? देखो सारे ऑर्गेनिज्म तो कवर हो गए बट कुछ ऑर्गेनिज्म छूट रहे हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म? जो सेप्रोफाइट्स है। अब बात आती है सेप्रोफाइट्स मतलब क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे फीड करते हैं उनको बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स को किस कैटेगरी में डाले? तो यहाँ पे अब जरूरत थी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, और इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक साइंटिस्ट ने बताया है और उस साइंटिस्ट का नाम है आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर जो थे, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। तो आर.एच. विटेकर जो थे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें एक किंगडम था जिसे अपन बोल सकते हैं मोनेरा। मोनेरा किंगडम में क्या थे? मोनेरा किंगडम में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। और अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा किंगडम की, तो प्रोटिस्टा किंगडम में क्या थे? तो इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, बट कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। फिर अगर नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक नई कैटेगरी बताई थी आर.एच. विटेकर ने जिसका नाम था फंजाई, और इस फंजाई में सेप्रोफाइटिक एनिमल्स थे, या सेप्रोफाइटिक एनिमल्स नहीं ऑर्गेनिजम्स बोलना चाहिए मेरे को, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे इसमें। तो आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था उसमें फंजाई करके एक नया क्लासिफिकेशन ऐड किया था, बाकी सारे सेम थे। अब बच्चा अपने पास प्लांट किंगडम, जिसे प्लांटे भी बोल सकते हैं अपन। प्लांटे जो था ये जो था ऑटोट्रोफ्स थे। और अब बचा अपने पास लास्ट वाला जिसे बोल सकते हैं अपन एनिमल किंगडम या फिर एनिमिलिया, और ये जो थे ये हेटेरोट्रोफ्स थे। तो आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। इसमें जो नया किंगडम ऐड हुआ था वो था किंगडम फंजाई, और किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे ऑर्गेनिज्म थे? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंडेंट थे। अपन लिख सकते हैं डेड एंड डिकेइंग पे ये लोग डिपेंडेंट थे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो डेड और डिकेइंग पे ऑर्गेनिजम्स पे या फिर डेड और डिकेइंग मटेरियल को फीड करके अपना नरिशमेंट लेते थे। तो ये हो गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अलावा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वो एक साइंटिस्ट ने दिया है जिसका नाम है वूस। वूस ने दिया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब तुम लोग को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, फिर अपन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं। तो वूस ने जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसको अपन समझते हैं, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में समझते हैं। आज जो अपन प्रेजेंट डे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये है आर.एच. विटेकर। तो आज जो अपन प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो पढ़ रहे हैं वो आर.एच. विटेकर का दिया हुआ है, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट इसके अलावा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वूस, इसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है। क्या है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको समझ लेते हैं। तो हुआ क्या है, इसने किया क्या है नॉर्मली, इसने ये जो मोनेरा किंगडम है इस मोनेरा किंगडम को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी को बोल दिया है आर्के बैक्टीरिया और एक कैटेगरी को बोल दिया है यू बैक्टीरिया, और ऐसा करके इसने टोटल 6 किंगडम की फॉर्मेशन की है। तो देखते हैं अपन, इसने एक कैटेगरी बना दिया जिसको बोला गया है आर्के बैक्टीरिया। अब ये जो आर्के बैक्टीरिया वाले कैटेगरी जो इसमें बनाया है इसमें सारे ओल्ड बैक्टीरिया है, या फिर अपन बोल सकते हैं इसमें सारे नेटिव या फिर पुराने बैक्टीरिया है जो सबसे इंपॉर्टेंटली एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया है इट कैन सर्वाइव, ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, इट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एकदम बर्फ के अंदर या फिर एकदम बहुत हॉट डेजर्ट में या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो आर.एच. विटेकर था इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो बताया जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया था।
बट ये जो वूड्स था इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बदले 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। और यहाँ पे पता है क्या किया इन्होंने मोनेरा किंगडम को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला कैटेगरी जो था इसको बोला गया आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में पुराने बैक्टीरिया या फिर नेटिव बैक्टीरिया थे, और ये जो बैक्टीरिया थे ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते थे। अब इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी बनाई थी वो कैटेगरी थी यू बैक्टीरिया, और इस यू बैक्टीरिया में मॉडर्न डे बैक्टीरिया, जो आज के समय में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वाले बैक्टीरिया, तो इसे अपन लिख सकते हैं मॉडर्न डे बैक्टीरिया थे इसमें। चलो, तो ये जो 2 कैटेगरीज बनाई थी, ये 2 कैटेगरीज थी। बाकी की ये वाली कैटेगरी कौन सी? एक थी प्रोटिस्टा, फिर अगली कैटेगरी थी फंजाई, फिर नेक्स्ट कैटेगरी थी प्लांटे, और लास्ट कैटेगरी थी एनिमलिया। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल किंगडम्स कितने हो रहे हैं? टोटल यहाँ पे 6 किंगडम हो रहे हैं। क्या एडिशनल है? तो यहाँ पे जो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है ये मोनेरा किंगडम में था। कहाँ पे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और मोनेरा किंगडम को यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक करके 2 चीज बना दी, एक आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में पुरानी बैक्टीरिया थी, और ये जो बैक्टीरिया थी ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती है। एकदम बर्फ में पाई जा सकती है, बर्फ के अंदर, बहुत अंदर, समुद्र के अंदर पाई जा सकती है, या फिर बहुत हॉट एरिया में पाई जा सकती है। यू बैक्टीरिया जो ये मॉडर्न डे बैक्टीरिया, और बाकी सारी कैटेगरीज सेम है। बट अगर बात करें कि आज प्रेजेंट टाइम अभी के वक्त कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो आज जो क्लासिफिकेशन को सिस्टम को फॉलो करते हैं वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है। तो अब अपन क्लासिफिकेशन को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है वो 2 अलग अलग कैटेगरीज, तो देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं मैं, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन को अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी वो 2 कैटेगरीज देखते हैं। एक को बोला जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और एक कैटेगरी होती है नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। चलो, तो ध्यान देते हैं अपन दोनों के बारे में कि क्यों मैंने क्लासिफिकेशन को यहाँ पे 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को कहा है मैंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और एक को कहा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो पढ़ना चालू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होती है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड होती है, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो अपन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे वो क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल या फिर फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इट इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब अपन लिख सकते हैं फिजिकल या फिर एक्सटर्नल फीचर्स। तो क्या लिखा है मैंने, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ये किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से दिखते हैं, उनका फिजिकल या फिर एक्सटर्नल फीचर किस तरीके का है, उस बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन को बोल सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। मतलब अगर फिजिकली, जैसे मैंने देखा ये बड़ा पेड़ है, ये छोटा पेड़ है, मैंने क्या किया, बड़े पेड़ को एक कैटेगरी में डाल दिया ट्री, और छोटे पेड़ को एक कैटेगरी में डाल दिया हर्ब्स। तो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन किया उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे। तो इसी एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर के बदले यहाँ पे टर्म यूज किया मैंने मॉर्फोलॉजी। तो अगर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन को बोलेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन में 3 साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन को लिया जाता है। सबसे पहले एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आता है इसमें, तो इसके बाद लीनियस का क्लासिफिकेशन भी इसी में ही माना जाता है, और इवन अर्नेस्ट हैकेल का भी क्लासिफिकेशन इज एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हैकेल। तो एरिस्टोटल हो गया, लीनियस हो गया, अर्नेस्ट हैकेल हो गया, ये तीनों ने जो क्लासिफिकेशन के बारे में बताया ये सारे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट टाइप की जो क्लासिफिकेशन है इसको बोला जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब बात आती है कि व्हाट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ये जो क्लासिफिकेशन होती है इसमें ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फीचर दोनों को कंसिडर करना पड़ता है, तब जाके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना पड़ता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन
the external as well as internal features of the organisms और इसमें जो साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन को रखा जाता है वो हो गए RH विटेकर, और अगला जो हो गए वो हो गए वूस। तो ये दो साइंटिस्ट है जिनके क्लासिफिकेशन को नेचुरल क्लासिफिकेशन बोला जाता है, और ये तीन साइंटिस्ट है जिनके क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे टर्म्स क्लियर होना चाहिए। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी चीज को क्लासिफाई करूंगा ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करूंगा। और रही बात नेचुरल क्लासिफिकेशन की, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई तो करूंगा, बट कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। और इसमें जो क्लासिफिकेशन ऐड होती है वो होती है RH विटेकर और वूस की क्लासिफिकेशन। तो अपन ने डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया है, बट अब अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा जो विटेकर ने दिया था, RH विटेकर ने दिया था। इस क्लासिफिकेशन को इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आज भी फॉलो किया जाता है। तो अपन पढ़ने वाले हैं विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अपन देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया लिया था उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो अपन देखेंगे क्राइटेरिया के बारे में। तो उन्होंने जो क्राइटेरिया लिया था सबसे पहले वो लिया था सेल टाइप, कि सेल किस टाइप का है, क्या वो सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर वो सेल यूकैरियोटिक है। सबसे पहला क्राइटेरिया था सेल टाइप कैसा है। अगला जो इन लोगों ने क्राइटेरिया लिया था वो ये लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑटोट्रोप्स है या फिर हेटेरोट्रोप्स है, हेटेरोट्रोप्स में भी वो पैरासाइटिक है या फिर सेप्रोफाइटिक है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा क्राइटेरिया था। थर्ड क्राइटेरिया ये था कि क्या उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, हाँ या नहीं। अगर ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट है तो किससे बनी हुई है वो सेल वॉल, और अगर ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं है तो क्या। तो ये कुछ क्राइटेरिया था। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया जिसे अपन बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अपन बता सकते हैं कि क्या वो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ है या फिर उसके पास टिश्यू लेवल है या फिर ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये कुछ क्राइटेरिया था जो सब विटेकर ने लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। क्या क्या है, सेल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल है या नहीं, और फिर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो अपन एक एक क्राइटेरिया को फिर से डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स, कैसा कॉम्प्लेक्सिटी है सेल का। तो अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल सिर्फ दो टाइप की पाई जाती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है पुरानी सेल होती है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल जो होती है नई सेल है, उसी से इवॉल्व होकर एक नई सेल बनी है और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी सेल अपन लिख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब इन्होंने क्या किया, RH विटेकर ने, इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल में थी, इन्होंने वो सारे ऑर्गेनिज्म को एक नया किंगडम बना के डाल दिया जिसको बोल दिया इन्होंने मोनेरा। एक किंगडम बना के डाल दिया जिसको क्या बोल दिया इन लोगों ने, मोनेरा। क्या बोला इन्होंने, क्या किया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल लिया। अगर उसमें से ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म मिल गए जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है तो उनको किसके अंदर डाल दिया, एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया जिसको बोला गया है मोनेरा। फिर बचे कुछ ऑर्गेनिज्म को किसके अंदर डाल दिया, उनको डाल दिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब सेकंड जो क्राइटेरिया लिया था वो लिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, कि बॉडी किस तरीके की है। तो अगर मैं बात करूं बॉडी के बारे में, तो बॉडी जो है यहाँ पे अपन इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक लिख सकते हैं अपन यूनिसेल्यूलर और अगला लिख सकते हैं अपन मल्टी सेल्यूलर। इसका मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। सिंगल सेल वाले को अपन बोलेंगे यूनिसेलुलर और बहुत सारे सेल से बने हुए तो मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो इन्होंने मिले, जितने भी ऑर्गेनिज्म इनको कैसे मिले, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिले इनको, वो सारे ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी बना के डाल दिया जिसको बोल दिया इन्होंने प्रोटिस्टा करके किंगडम बना दिया, और उसमें सारे कैसे ऑर्गेनिज्म डाल दिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने, पहले सेल देखा कि वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। पता चल गया कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा में डाल दिया, बाकी के यूकैरियोटिक को बाकी के सबको यूकैरियोटिक में डाल दिया अगर यूकैरियोटिक सेल था। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या लिया इन लोगों ने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। तो बॉडी दो टाइप की हो सकती है, या तो यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टीसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो एक किंगडम बना दिया जिसको प्रोटिस्टा बोल दिया, और अगर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है तो सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रख लिया। तो ये हो गया अपना दूसरा क्राइटेरिया। अब तीसरे क्राइटेरिया के बारे में बात करूं मैं तो थर्ड क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन था थर्ड क्राइटेरिया। इसमें तीन चीजें थी, या तो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं, मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रोप्स हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिजम्स, इधर ध्यान दो सभी लोग, अगर ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोप्स है तो ऑटोट्रोप के लिए अपन क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप ऑर्गेनिज्म मतलब खाना खुद ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, एक किंगडम बना दिया जिसको इन लोगों ने क्या कर दिया है, प्लांटे करके बोल दिया। फिर अगर ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स है मतलब डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, फीड करते हैं उनपे, तो उनको उनके लिए एक नया किंगडम बना दिया और उसको बोल दिया फंजाई। फिर अगर ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोप है तो उनके लिए भी एक किंगडम बना दिया और उसको बोल दिया है एनिमिलिया। चलो अब अगर ध्यान दे अपन, तो यहाँ पे क्या किया है, 5 किंगडम अपने को मिल गए। किस तरीके से 5 किंगडम मिले, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के थ्रू अपने को 5 किंगडम मिले। पहला क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल किस टाइप का है। देखा प्रोकैरियोटिक सेल है तो सारे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है सारे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया किंगडम में, जिसको बोल दिया मोनेरा। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है। फिर इसमें भी क्लासिफिकेशन किया, क्या क्लासिफिकेशन किया, बॉडी देखा कि बॉडी कैसी है। अगर वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा, और अगर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी और क्लासिफाई किया। क्या क्लासिफाई किया, तो यहाँ पे देखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया। अगर ऑटोट्रोप्स है तो उसके लिए किंगडम बना दिया प्लांट, उसमें सारे प्लांट्स को डाल दिया जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अगर सैप्रोफाइट है, इसका मतलब डेड और डिकेइंग मटेरियल पे फीड करते हैं, तो उनको एक किंगडम में डाल दिया जिसको फंजाई बोल दिया। और अगर वो हेटेरोट्रोप्स है मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं अपन एनिमिलिया या फिर एनिमल किंगडम्स में उनको प्लेस कर दिया। अब अगर मैं बताऊं फंजी के बारे में, फंजाई के बारे में अगर मैं एक बात करूं तो फंजाई में एक एक्सेप्शन है। फंजाई में क्या एक्सेप्शन है कि फंजाई में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यीस्ट। वो यीस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है और बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म इसमें जो होते हैं वो होते हैं मल्टीसेलुलर। तो इसमें एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है यीस्ट। तो ये है अपना, ये अपन ने पढ़ लिया है विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्राइटेरिया था उनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो 3 थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया थे। इन्हीं को लेके उन्होंने 5 किंगडम के फॉर्मेशन किए। तो अब अपन 5 किंगडम को अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्राइटेरिया के थ्रू अगर अपन क्लासीफाई करें तो देखते हैं किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे मोनेरा किंगडम, फिर अपन लेंगे प्रोटिस्टा, फिर अपन लेंगे यहाँ पे फंजाई, फिर जो रहेगा वो रहेगा प्लांटे, फिर रहेगा एनिमिलिया, और यहाँ पे लिखेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ले रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अपन देखें। कैरेक्टरिस्टिक अगर सबसे पहले लेते हैं अपन, सबसे पहले अपन लेंगे सेल टाइप। सेल टाइप, इनका सेल किस टाइप का है, तो अपने को पता है मोनेरा में जो सेल है वो कैसा है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी प्रोटिस्टा में कैसा सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। फंजाई में भी यूकैरियोटिक सेल है, प्लांटे में भी यूकैरियोटिक सेल है, और एनिमलिया में भी यूकैरियोटिक सेल है। तो सेल टाइप के बेसिस पे अगर अपन क्लासीफाई करें तो सिर्फ मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगा, बाकी सभी में यूकैरियोटिक सेल मिलेंगे। सेकेंड अगर अपन देखें, ध्यान दो इधर, सेकेंड अगर अपन देखें सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल के बारे में अपन बात करें तो मोनेरा के पास जो ऑर्गेनिजम्स है, मोनेरा के पास जो ऑर्गेनिज्म है, इन लोगों की जो सेल वॉल है वो एक केमिकल से बनी हुई है जिसको बोला जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। फिर प्रोटिस्टा के पास जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें से कुछ ही ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल देखी जाती है, तो अपन लिख सकते हैं सम ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल देखी जाती है। फंजाई के बारे में बात करूं तो इन लोगों के पास जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है।
फिर प्लांटे के पास अगर अपन सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो रहती है ये सेल्यूलोज से बनी होती है, और एनिमल के पास सेल वॉल जो होती है ये एब्सेंट होती है, एनिमल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेकंड क्राइटेरिया अपना सेल वॉल का कंप्लीट हो गया। अब थर्ड चीज मैं देखूं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, तो सेल ऑर्गेनल्स फंजाई, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और बाकी सब में प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी रहता है सेल ऑर्गेनल्स, फंजाई में भी सेल ऑर्गेनल्स रहता है, प्लांटे में भी सेल ऑर्गेनल्स रहता है और एनिमलिया में भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं अपन सभी का। नेक्स्ट है अपना क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो इधर ध्यान देते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो मोनेरा है, मोनेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल से बस बने होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करूं मैं तो प्रोटिस्टा में भी जो होता है ये होता है सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई की बात करो तो फंजाई में सेल्यूलर भी पाया जाता है और इवन टिश्यू लेवल भी पाया जाता है। और प्लांटे के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्लांटे में सेल्यूलर भी है, टिश्यू भी, सेल्यूलर नहीं अपने को टिश्यू लिख सकते हैं यहाँ पे अपन लिखेंगे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। और फिर अगर एनिमिलिया की बात करें अपन तो एनिमिलिया में भी टिश्यू लेवल रहता है, ऑर्गन रहता है और ऑर्गन लेवल सिस्टम, ऑर्गन लेवल सिस्टम। तो ये इस तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और अब अगर लास्ट क्राइटेरिया लो, लास्ट क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब स्टार्ट करते हैं मोनेरा से। मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोपिक होते हैं, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, और हेटेरोट्रोपिक में भी पर्टिकुलरली वो यहाँ पे सैप्रोफाइटिक होते हैं, हेटेरोट्रोपिक, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं सैप्रोफाइटिक। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में। प्रोटिस्टा की बात करूं मैं तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, ऑटोट्रोप्स भी होते हैं, हेटेरोट्रोप्स भी होते हैं। तो हेटेरोट्रोप्स में यहाँ पे हेटेरोट्रोप्स में पैरासाइटिक भी होते हैं और सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक और एंड सैप्रोफाइटिक। इसका मतलब पता है क्या होता है, पैरासाइटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं और सैप्रोफाइटिक मतलब डेड मटेरियल पे फीड करते हैं। फंजाई की बात करूं मैं तो फंजाई मेनली सैप्रोफाइटिक होता है। फिर प्लांटे के बारे में बात करें तो प्लांट जो होता है मेनली ये जो होता है ये होता है ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक। और अगर मैं बात करूं एनिमिलिया की तो एनिमिलिया में अपने को हेटेरोट्रोपिक मिलते हैं, और हेटेरोट्रोपिक में होलोजोइक होता है एक, और एक अपने को मिल सकता है सैप्रोफाइटिक। तो ये सब अपन ने क्या किया है, ये अलग अलग अपन ने किंगडम्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। क्या क्या यहाँ पे लिया अपन ने, सबसे पहले लिया है सेल टाइप। सेल टाइप में दो है, या तो वो यूकैरियोटिक सेल होंगे या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। फिर इसके बाद सेल वॉल, तो देखा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट है। अगला अपन ने जो क्राइटेरिया लिया था वो सेल ऑर्गेनल, क्या सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है एब्सेंट है। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए यहाँ पे एब्सेंट था, बाकी सबके पास यूकैरियोटिक सेल है तो सबके पास सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। फिर अगली लिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा जो है इनके पास सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटिस्टा के पास भी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, फंजाई के पास सेलुलर और टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट के पास टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, एनिमल्स के पास टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। और लास्ट ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। तो यहाँ पे अपन ने विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे अपन बोल सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अपन ने विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन मोनेरा किंगडम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे।